हेलो एवरीवन। टुडे हम अपना एचटेट का एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि कैसे प्रिपरेशंस की, कैसे क्या क्या किया। जो एचटेट हमारा हरियाणा टेट या हरियाणा टेस्ट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके अंदर हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा CDP, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है। सेकंड हमारी 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी और एक हमारी लैंग्वेज होती है इंग्लिश। फिर क्या आता है हमारा मैथ्स आता है, रीजनिंग और हरियाणा जीके। ये जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। इसमें CDP में हमारे 30 मार्क्स की आती है, हिंदी लैंग्वेज हमारी 15 मार्क्स की, इंग्लिश भी हमारी 15 मार्क्स की, मैथ्स 10 मार्क का, रीजनिंग भी 10 मार्क की और हरियाणा जीके भी 10 मार्क की आती है। जो CDP है ये वैसे तो बहुत ईजी होती है, मुझे तो ईजी लगी थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब CTET का एग्ज़ाम दिया था तब भी मेरे 30 आउट ऑफ 29 मार्क्स आ गए थे। और अब जब हरियाणा का एग्ज़ाम दिया तब भी अच्छे स्कोर किया था। CDP अगर हम एक बार अच्छे से पढ़ ले तो फिर हमें रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं। इसकी थ्योरी होती है, वो थ्योरी अच्छे से समझनी होती है। CDP के लिए हमें या तो निशा शर्मा मैम की बुक ले लें या उनके लेक्चर्स लगा लें। एक बार लेक्चर्स लगाने के बाद भी हमारी CDP कंप्लीट हो जाती है। उसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर ले और उन्हीं को पढ़ते रहे बार बार। फिर आता है हमारा हिंदी लैंग्वेज। जो हिंदी लैंग्वेज हमारी, अगर हम जो 10th क्लास की हमारी गाइड आती है स्टूडेंट की, लक्ष्मी पब्लिकेशन की, या फिर और भी तो दीपक हो गई, MBD होगी, अगर 10th लग की जो गाइड होती है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले। मैंने जैसे 2 मंथ तक प्रिपरेशन की थी। 2 मंथ में लास्ट मंथ में मैंने हिंदी की गाइड परचेज की थी 10th क्लास की और उसमें से पढ़ा था। हाफ एन आवर भी अगर हम 1 मंथ दे दें तो हमारी हिंदी बहुत अच्छी हो जाती है। हिंदी में 10th की बुक में से हम 12 to 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और फिर हमारी इंग्लिश भी हमारी 10th क्लास तक की बुक से हो जाती है, क्योंकि हमें बेसिक तो आता ही होता है हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का। तो हमें बस थोड़ा रिवीजन चाहिए होता है जब हम कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं। अगर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं साथ में किसी और चीज़ की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर आती है हमारी इंग्लिश तो मैंने बताई दी। फिर है हमारा मैथ्स क्या, अगर हम SSC के एस्पिरेंट है या हम कुछ और तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मैथ्स ही वहीं से हो जाता है, क्योंकि मैथ्स बहुत नॉर्मल आता है, बेसिक। अगर हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ की देन मैथ्स से हमारे आएंगे 5 to 6 क्वेश्चन तो हम अटैम्प्ट कर ही लेते हैं अगर हम कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते। अगर हम ट्यूशन वगैरह दे रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट में या और कुछ, फिर तो हमारे 10 to 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं अच्छे से। फिर मैथ्स के बाद आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है कि 10 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग हमारी बहुत बेसिक आती है। रीजनिंग मतलब यूट्यूब से करने से भी हो जाएगी। तो रीजनिंग में हम स्कोर कर सकते हैं, हम 8 to 9 तो आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते। अगर फिर भी ना, अगर हमारी रीजनिंग अच्छी है, हम कंसंट्रेट करके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे 10 to 10 क्वेश्चंस भी करेक्ट अटैम्प्ट हो जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत बेसिक आती है। ऐसी नहीं होती कि रीजनिंग ऐसे, हाँ 1-2 मार्क्स ना हमारे सीरीज में कट जाता है। जो सीरीज होती है ना उसके अंदर 1 मार्क्स कभी कभी हो जाता है इधर उधर, क्योंकि वो सीरीज़ का कभी कभी टफ क्वेश्चन आ जाए ना फिर नहीं निकलता। बेसिक आ जाता है वो तो सभी से निकल ही जाता है। देन इसके बाद आता है हमारा
HR जीके, हाँ, जिसको हरियाणा जीके हम ऐसे ही बोल देते हैं कि HR जीके हरियाणा जीके होता है ये हमारा। इसके अंदर भी हमारे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हाँ, हमें ना इसमें लास्ट ईयर का पैटर्न देखना होता है। कभी कभी पैटर्न फॉलो हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। जैसे पहले 2-3 ईयर का पैटर्न में है ना, इसको में क्या पूछा गया है, क्या होता है कि 2-3 ईयर के पैटर्न में पूछा गया है कि फोर्ट्स वगैरह के बारे में पूछा गया। हरियाणा में फोर्ट कहाँ बनाए, कैसे बनाए, किसने बनाए, ये ऐसे। लेकिन कभी कभी ना पैटर्न फॉलो नहीं करते ये, तो हमें हरियाणा जीके कंप्लीट ही पढ़नी पड़ती है। और 1 to 2 क्वेश्चंस तक इसमें करंट अफेयर भी आ जाते हैं। तो इसमें मैंने तो है ना 6 to 7 ही स्कोर कर पाती हूँ मैं तो इसमें। अगर आपकी हरियाणा जीके अच्छी है या हरियाणा के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आप कंप्लीट अटैम्प्ट कर दोगे, स्कोरिंग है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको ज़्यादा डीप नॉलेज है तो। अब आता है हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे मेरा मेन सब्जेक्ट था साइंस। कोई भी किसी का जो भी मेन सब्जेक्ट हो वो आएगा हमारा 60 मार्क्स का। इसमें ना वैसे तो ना कभी कभी साइंस में बता रही हूँ मैं, वैसे तो कभी कभी है ना ये 6 to 12 तक का पूछते हैं TGT लेवल पर। लेकिन क्या था ना कि अब की बार है ना जस्ट 6 to 10 लग का आया था, और लास्ट ईयर भी इतना ही था। मुझे लग रहा है कि अब हरियाणा अपना पैटर्न को अच्छा कर रहा है। मतलब अब ये 12th लेवल तक के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, अब ये 10th लग ही कर रहा है अपना काम। एस्टेट क्लियर करने में क्या होता है कि हम जो 90 मार्क वाला हमारा कॉमन होता है ना, उसमें 60 to 66 या 70 तक स्कोर कर लेते हैं। और जो हमारा ना जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे जो हमारा सब्जेक्ट है ना, अगर हम उसकी अच्छी से नॉलेज है और वो अच्छे से पढ़ रखा है, फिर तो हमारा एस्टेट है ना बहुत इजीली है ना क्लियर हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं होती कि नहीं क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा। लेकिन जब ये हो ना कि हम अपने सब्जेक्ट से ही 2 to 3 ईयर्स हो गए कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, फिर हमें दोबारा से पढ़ना पड़ता है, फिर हम इतना थोड़ा टाइम में पूरा पढ़ भी नहीं पाते और ना ही हमें डीप नॉलेज होती, तो कम चांसेस हो जाते हैं एस्टेट क्लियर करने के। पहले तो साइंस का वैसे साइंस का तो वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन अब ठीक है 6 to 10th तक की बुक ही पढ़नी पड़ती है, तो आराम से पढ़ा जा सकता है इनको भी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ कि मैंने ना 2 मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। प्रिपरेशन तो मैंने ठीक स्टार्ट की थी, मतलब 2 मंथ इनफ होते हैं एस्टेट के लिए। वैसे बच्चे ना पूरी पूरी साल भी प्रिपरेशंस करते रहते हैं। फिर क्या है ना कि कुछ कमियां रह जाती है प्रिपेयर करते वक्त, हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या कमियां रह जाती है। एक तो ना इसमें हमने क्या करना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए कि हमारे 30 to 40 मार्क्स तो आ ही जाए सब्जेक्ट के अंदर, फिर तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर 30 to 40 मार्क्स नहीं आते, वैसे जब हम ऑप्शंस को तुक्का लगा कर करते हैं ना तो भी हमारे ना 20 के अराउंड तो क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, क्योंकि जो कॉमन है उसमें 60 to 66 तक ही हमारे करेक्ट अटैम्प्ट हो पाते हैं। फिर हमें साइंस के अंदर मार्क्स चाहिए होते हैं 30 के अराउंड यहाँ से तो हो गए नहीं तुक्के वाले सेक्शन से, तो फिर हमें सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। फिर हमारा सब्जेक्ट में अगर 30 to 40 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले। मेरा क्या था कि मैंने 3 साल हो गए थे मेरा सब्जेक्ट से कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर मैंने इन 2 मंथ्स के अंदर 1 मंथ अकेले साइंस की प्रिपरेशन की थी। उसके अंदर भी मैंने सबसे पहले क्या कर लिया कि बायो उठा ली। अब बायो के स्टूडेंट तो हम हैं नहीं, और बायो का सिलेबस ये होता है कि बायो कितनी भी पढ़ लो, लेकिन है ना 1-2 क्वेश्चंस तो यहाँ वहाँ से आ ही जाता है कि जो हम अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। कि कभी कभी ना वो
एग्जाम्पल वगैरह ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे प्लांटे, इनसे, एनिमल फाइलम वगैरह से, जो हमें आते ही नहीं। फिर मैंने ना जो एनिमल ये फाइलम वगैरह ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने इसमें टाइम लगाया बहुत ज़्यादा। फिजिक्स के अंदर ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ना मेरा वीक होता है, इसलिए मैंने इसको उठाया नहीं। देन मैंने केमिस्ट्री वाले पोर्शन को पढ़ा। एक तो ना केमिस्ट्री, एक तो मेरा ना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया। शायद मेरा सिलेबस तो कंप्लीट था, लेकिन थोड़ा पता नहीं क्या कमी रह गई कि एग्ज़ाम नहीं हो पाया। मेरे कॉमन वाले सेक्शन से 66 क्वेश्चन बन गए थे, 66 के अराउंड, शायद 63 to 64 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे मैंने। लेकिन मेरे साइंस वाले सब्जेक्ट में 40 मार्क्स नहीं आ पाए। मेरा टाइम टेबल कैसे रहा कि एस्टेट प्रिपरेशन के दौरान ये था कि 2 आवर्स तो मैं बायो को देती थी। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत मतलब पूरा का पूरा दिन ही बायो को दिया। जब लास्ट 1 मंथ बच गया ना, ऐसे हो गया कि अब तो पेपर नज़दीक आ गया, तो मैंने ना अपने टाइम को स्प्लिट कर लिया। 2 आवर्स तो मैं अपनी बायो को दे देती थी। 1 मंथ भी कहाँ था, बस 15 to 20 डेज़ थे, और 2 आवर्स मैं देती थी अपनी केमिस्ट्री को। राइटिंग के साथ थोड़ा मैनेज कर लेना। 1 आवर देती थी मैं अपनी हिंदी को, जो 10th क्लास वाली हिंदी की गाइड होती है ना, वो पढ़ती थी मैं, बहुत अच्छी थी, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट बना उसके साथ। फिर इंग्लिश को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि इंग्लिश में हम पढ़ते ही चलते हैं, तो इंग्लिश में ज़्यादा इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। रीजनिंग को भी नहीं, रीजनिंग की सीरीज़ तो मैंने की थी प्रिपेयर, वो भी लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए थे, और थोड़ा वैसे भी प्रिपेयर किया था सीरीज़ में। हरियाणा जी के में मैंने ना 1 मंथ तक डेली 1 to 2 आवर दिए, 1 to 2 आवर्स तक दिए। तो मुझे ये नहीं पता था कि अब की बार ये ऐसे नहीं पूछेंगे फोर्ट वगैरह, फिर भी मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे क्वेश्चन। और फिर हमारा आता है सीडीपी के लिए क्या था कि सीडीपी मुझे टिप्स पर याद थी। सीडीपी में ऐसा था ही नहीं कुछ, तो मैं सीडीपी ना रोज़ रिवाइज कर लेती, मतलब 3 to 4 डेज़ में मेरी कंप्लीट सीडीपी है जो रिवाइज हो जाती थी। सीडीपी का तो ये है कि अब पूछ लो क्वेश्चन, सभी बच्चों को ऐसे ही याद होते हैं सीडीपी। और एक हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं जो हमें पढ़ाते हैं। ये मेरा टाइम टेबल था जो मैंने अप्रोक्स 2 मंथ तक फॉलो किया, और लास्ट 15 डेज़ में तो फॉलो किया ही किया था। फिर क्या है कि हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उसके PYQ तो हमें देखने ही चाहिए। PYQ को छोड़ने वाली गलती तो हमें कभी भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से हमें क्या पता चलता है, जो हम एग्ज़ाम दे रहे हो उसका पैटर्न का पता चलता है, जो कंडक्ट करवा रहा उसका पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने PYQ किए थे 2 to 3 ईयर्स के, लेकिन है ना उनको अच्छे तरह से एनालाइज कर लेने चाहिए, मुझे ये लग रहा है। मैंने एनालाइज किए थे, लेकिन है ना साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, क्योंकि साइंस का सिलेबस है ना ऐसे लग रहा था मैंने बहुत पहले पढ़ा था। जो साइंस के जो टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने ग्रेजुएशन में किए थे, उनमें तो अच्छा इंटरेस्ट बन रहा था और वो मैं कर भी रही थी। लेकिन जो नहीं थे ना, जैसे बायो तो मैंने बहुत सालों बाद पढ़ी थी, तो बायो मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। तो साइंस के मैंने जो PYQs है ना वो ज़्यादा एनालाइज नहीं किए। तो हमें साइंस के हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के PYQ ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने चाहिए, मतलब 6 to 7 ईयर्स तक के PYQs को हमने बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। उस टॉपिक के अराउंड क्या क्या है वो सब कुछ चेक करना चाहिए।
बस ये है कि जैसे लास्ट 2 ईयर से पैटर्न देख रहे हैं हम एस्टेट का, वो है कि 9th 10th का, और जो PYQ हम देख रहे हैं ना उसमें से 11th एंड 12th का भी आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी मैं भी हुई थी कि हम 11th 12th का पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस हो जाएगा, या हम 10th तक का पढ़ें। इसके लिए ना मैं तो यही बोल रही हूँ अब 2 ईयर्स के पैटर्न को देखते हुए कि 11th 12th का मत पढ़ो, क्योंकि 30 to 35 क्वेश्चंस तो इसमें से आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर 11th 12th का जो हमारा सिलेबस वो आएगा तो भी। तो 11th 12th वाले में मत जाइए, क्योंकि मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री का 11th एंड 12th का, ज़्यादा टाइम इसीलिए लग गया। और जिसको ये है ना कि मैंने जाना है टीचिंग लाइन में है या किसी और की चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो मैं ना 9th to 10th लगना ट्यूशन स्टार्ट कर देना चाहिए ग्रेजुएशन में। ये हमारे ना जो बेसिक्स है वो तो क्लियर करते ही करते हैं, आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये वाली गलती मैंने की कि मैंने कभी ट्यूशन्स नहीं दिए। यही जर्नी थी मेरी एस्टेट प्रिपरेशंस की, जो पूरा दिन चलती रही 2 मंथ तक, पता नहीं चला कब 2 मंथ चले गए। और एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट में क्या हुआ कि 2 to 3 मार्क्स से हम एस्टेट में एसफुल रहे। कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। बी मोटिवेटेड ऑलवेज, बी हैप्पी ऑलवेज, एंड अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखें और करते रहें। कभी ना कभी तो सक्सेस मिल ही जाती है सभी को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।